इतनी हेट स्पीच हो रही है कि पिछले 12 साल में नरेंद्र मोदी के शासनकाल में देश के किसी कोने में खुल्लम खुल्ला इतनी हेट स्पीच आज तक मैंने नहीं देखी। और वो कह रहे हैं कि इस बार ईद पर हम खून की होली खेलेंगे। तो इस बार ना ईद बनेगी, ना ईद पे नमाज होगी, ना मुस्लिम पढ़ने देंगे। इस बार जो है खून की होली खेलनी पड़े, इस बार होली जरूर खेलेंगे ईद में। सोशल मीडिया पे कुछ असामाजिक तत्व जो है वो धमकी दे रहे हैं ईद आदि को लेकर के, क्या एक्शन आप चाहते हैं? हमेशा से आपकी क्या अपेक्षा है? आपके नाक के नीचे आपके रेजिडेंस, आपके ऑफिस के 2-4-5 दूर मतलब कब्ज करने की बात हो रही है, आप लोग खामोशी से सुन रहे हैं। ऑन कैमरा तो दूर की बात है, ऑफ द कैमरा भी उनके परिवार के किसी लोगों से मिलने की इजाज़त नहीं, उस घर तक आप पहुंच नहीं सकते, उसकी कोई तस्वीर नहीं ले सकते। लेकिन वहां पर जो भगवा संगठन है उन्हें वहां पर रैलियां और मार्च और धरना करने की इजाज़त है। जिस बैरिकेड से गुजरकर आप नहीं जा सकते, मैं नहीं जा सकती, उसमें इस देश के तमाम भगवा गुंडों को जाने की इजाज़त है कि वो जा सकते हैं। लेकिन पुलिस जो होने दे रही है वो ये है कि, और वो ये कह सकती है कि हम लोगों को अपनी भड़ास निकालने दे रहे हैं, लेकिन ये गलत है। आप वो भड़ास निकालना नहीं है बल्कि वो हिंसा और घृणा का प्रचार है। क्या ये हिंदुओं और मुसलमानों की बीच लड़ाई हो रही थी? इस सवाल पर हम लोगों को विचार करना चाहिए। तो ये वो शहर है जिसकी अब ये बदकिस्मत इतिहास 1984 से शुरू होकर 2020 और 2026 में अब आ गया है। क्या आप इतना खतरा देख रहे हैं या आपको लगता है कि ये टल जाएगा? ये तो हिंसा करने वालों के इरादे पर है। अगर वो इतना ही चाहते हैं कि इतना करके रह जाएं, जिसकी इजाज़त उनको दी जा रही है, तो रह जाएंगे। कि आज दिल्ली की सड़कों पर जुलूस निकालते हुए लोग दिखते हैं कि साहब खूनी ईद होगी, मुसलमानों का सफाया कर दिया जाएगा, और दिल्ली पुलिस चुपचाप मूक दर्शक बनकर बैठी। भाई किस चीज का इंतजार कर रहे हो? 2020 जैसा माहौल चाहते हो? फिर से दंगे हो? क्या चाहते हो आप? नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ईद से 48 घंटे पहले ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं। ये खुशी के तौर पे ये कार्यक्रम आपके सामने पेश नहीं कर रही हूं। मैं ईद की एडवांस शुभकामनाएं देने के लिए कार्यक्रम आपके सामने नहीं लेकर आ रही हूं। ये बताने के लिए कार्यक्रम आपके सामने पेश कर रही हूं कि दिल्ली में, देश की राजधानी में एक इलाका है उत्तम नगर। पिछले 10 दिनों में आपने 1000 बार इस इलाके का नाम सुना होगा। मैं आपको ये बता रही हूँ कि उत्तम नगर में रहने वाले मुसलमान अपने ही देश में इस वक्त इतने परेशान हैं कि ईद से पहले ज़्यादातर लोग अपना घर छोड़कर जा रहे हैं। घर छोड़कर जाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ जो नफरती लोग हैं, जो हमारे देश में सबसे ताकतवर इस वक्त जो लोग हैं, जिनको हमने जिम्मा दिया है इस देश को चलाने का, उनके ज़रिए समर्थित जो लोग हैं, वहाँ वो डेरा लगाए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि इस बार ईद पर हम खून की होली खेलेंगे। इस तरह के शब्द मुझे कहने पड़ रहे हैं आपके सामने, और कहा जा रहा है कि बकरे नहीं कटेंगे, कुछ और कटेगा। आप समझ लीजिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। अपने मुंह से ये शब्द मैं कहना नहीं चाहती हूँ। जगह जगह दीवारों पर पोस्टर्स लग चुके हैं। इतनी हेट स्पीच हो रही है कि पिछले 12 साल में नरेंद्र मोदी के शासनकाल में देश के किसी कोने में खुल्लम खुल्ला इतनी हेट स्पीच आज तक मैंने नहीं देखी। बहुत जगह पर दंगे हुए हैं, सांप्रदायिक दंगे, बहुत जगह पर पुलिस एक्शन हुआ है, लेकिन इस तरह से देश की राजधानी में 10 दिन से जिस तरह से हिंसा और नफरत का ये खुला खेल, फर्काबादी हो रहा है। देश के होम मिनिस्टर यहीं बैठते हैं, आप सोचिए, प्राइम मिनिस्टर यहीं रहते हैं, पूरा कैबिनेट नरेंद्र मोदी का यहीं पर है। इसके अलावा देश के सबसे अहम लोग, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसी शहर में है, सब कुछ इस शहर में है। उसी शहर में एक तबका है मुसलमानों का जो बहुत परेशान है, रो रहा है और अपना घर छोड़कर जा रहा है। इस तरह के बयान मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। इन बयानों को सुनकर आप बताइए, अगर ये बयान आपके खिलाफ होते तो क्या आप अपना घर छोड़कर नहीं जाते? हम चाहते हैं इस बार इनकी ईद नहीं मनने देंगे। जिस दिन इस बेटे का शोक सभा होगा उसी दिन ईद। अब की बार सब मिलके जो अधूरी होली रहेगी वो ईद पे खेलेंगे। पर जो है खून की होली खेलनी पड़े, इस बार होली जरूर खेलेंगे ईद। मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे कि इस तरह के हिंसक बयानों को मैं आप तक लेकर आ रही हूँ, सुनवा रही हूँ, लेकिन आसमान अगर नीला है तो मैं नीला ही कहूँगी, गुलाबी कैसे कहूँ? इस पूरे मुद्दे को किस तरह से देखा जाए? मुद्दा हाई कोर्ट में भी पहुँच चुका है और इस मुद्दे पर हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि उस मामले को सुनने को तैयार है। लेकिन कोर्ट क्या कुछ कर सकता है? सरकार को क्या करना चाहिए? सिविल सोसाइटी क्या कर रही है? क्या इन्हीं मुसलमानों को हम सिसकते हुए, बिलकते हुए, डरते हुए, परेशान होते हुए छोड़ दें क्योंकि इनका मुकद्दर यही है? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं देश के, अमित शाह गृह मंत्री हैं, तो यही इनका मुकद्दर होगा। साथियों, जब भी कोई त्योहार आता है इस देश में, वो होली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, हनुमान जयंती हो, रामनवमी हो, हम सब चाहते हैं कि हम खुशी से उसको मनाएं, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, और समाज में भी हम खुशियां बांटें। यही त्योहारों का मकसद होता था। लेकिन पिछले 10-12 सालों में एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिसमें
हनुमान जयंती हो तो साहब मस्जिद के बाहर नाचना है, बड़ा बड़ा डीजे बजा बजा के सताना है लोगों को। क्रिसमस हो तो चर्च में जाकर उत्पात मचाना है, तोड़फोड़ करनी है। ऐसा लगता है जैसे एक एंट्रेंस टेस्ट चल रहा है भाजपा का। जो जितनी हेट स्पीच इस्तेमाल करेगा, टोपी दाढ़ी वालों को सताएगा, लिंच करेगा, घटिया नारे लगाएगा, नफरती भाषा में बात करेगा, वो बीजेपी में उतना ही आगे बढ़ेगा। अभी कुछ दिन पहले होली थी, दिल्ली के उत्तम नगर में 2 लोगों में झगड़ा हुआ, तरुण नाम के व्यक्ति की हत्या हो गई, वो मर गया। उसके बाद आरएसएस और बीजेपी ने इस पूरे वाकये को इतना उग्र कर दिया, इतना सांप्रदायिक कर दिया कि आज दिल्ली की सड़कों पर जुलूस निकालते हुए लोग दिखते हैं कि साहब खूनी ईद होगी, मुसलमानों का सफाया कर दिया जाएगा, और दिल्ली पुलिस चुपचाप मूक दर्शक बनकर बैठी है। भाई किस चीज का इंतजार कर रहे हो? 2020 जैसा माहौल चाहते हो? फिर से दंगे हो? क्या चाहते हो आप? हमारे साथ इस वक्त अपूर्वानंद जी मौजूद हैं। अपूर्वानंद जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वो घटना हुई जो 25-26 साल का जो लड़का था उसकी हत्या कर दी गई, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इस मामले में 22 लोगों को नामजद किया गया था, 16 उसमें गिरफ्तार हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं 3, और इसके अलावा नाबालिग भी हैं। तो यानी अदालत अपना काम कर रही है, गवाहों और सबूतों की बुनियाद पर तय होगा कि किसने हत्या की है और उसको सज़ा होनी चाहिए। अभी जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, उसे आप क्या देख रहे हैं? पुलिस ने अपना काम किया, ये आप कह सकते हैं, क्योंकि उसने गिरफ्तारियां कर ली हैं। कुछ ज़्यादा ही किया, क्योंकि मारपीट दोनों तरफ से हुई थी, और जो जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं इत्तेफाक से वो मुसलमान परिवार है। हिंदू परिवार भी हो सकता था, क्योंकि लोगों में झगड़े होते हैं और झगड़ा करने वाले 2 पक्ष होते हैं, और वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं। ये बिल्कुल इत्तेफाक है कि यहाँ एक पक्ष को मुसलमान पक्ष कहा जा रहा है, एक पक्ष को हिंदू पक्ष कहा जा रहा है। जब मारपीट दोनों में हुई तो दोनों ने ही मारपीट की, दूसरी तरफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्यों? हालांकि जो मुसलमान परिवार है उसके लोग भी जख्मी हैं, आधे दर्जन लोग जख्मी हैं, और आधे दर्जन लोग जख्मी हैं अस्पताल ये। हाँ, पुलिस तो, लेकिन दूसरी तरफ से कोई गिरफ्तारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वह इसलिए कि उस तरफ एक मौत हो गई है, जो इत्तेफाक की बात है। आप मारपीट जब होती है, और जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसी मारपीट हिंदुस्तान में रोज़ाना ही होती है, और रोज़ाना ही इत्तेफाक से कोई कत्ल वैसा होता है, इरादतन भी हो सकता है। यह सब कुछ जांच का विषय है। लेकिन उसके बाद जो कार्रवाई हुई, उसमें सबसे पहली कार्रवाई क्या हुई? पुलिस ने कार्रवाई की, वो ठीक था, लेकिन सरकार ने क्या कार्रवाई की? वह था उसके घर, मुसलमान परिवार के घर को बुलडोज करना, उसके एक हिस्से को। ये सरकार की कार्रवाई थी, जो एक नाइंसाफ़ी थी, क्योंकि अगर हत्या होती है तो उसमें कहीं यह नहीं लिखा हुआ है कानून में कि आप किसी का घर तोड़ देंगे। इस पर बार बार पिछले 10 साल में बात हुई है। यानी अदालत अगर उसको दोषी भी करार दे देती तब भी घर नहीं तोड़ सकते तो भी थे। नहीं, और अदालत कह चुकी है, ख़ासकर बुलडोजिंग के मामले में अदालत के कुछ निर्देश हैं, वो निर्देश ममानियत के हैं, मनाही के हैं, आप ये नहीं कर सकते। लेकिन दिल्ली जो भी वहाँ की अथॉरिटी थी उसने ये काम किया, और दिल्ली सरकार ने किया। रेखा गुप्ता ने पहुंचकर दिल्ली की मुख्यमंत्री ने जैसा बयान दिया, वो बयान एक मुख्यमंत्री का बयान नहीं है। इस तरह की घटना जब होती है तो मुख्यमंत्री का काम होता है शांति बहाल करना, लेकिन मुख्यमंत्री ने जो किया वो शांति बहाल करने की बात नहीं थी, वो एक पक्षपातपूर्ण रवैया था। तो जो कार्रवाई पुलिस की ओर से हुई वो तो मैं समझ सकता हूँ। पुलिस कई बार ऐसा करती है, जब मारपीट होती है तो FIR और काउंटर FIR दोनों करवा लेती है, और दोनों तरफ के लोगों को जेल में डाल देती है। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ आपने एक तरफ के आदमी को जेल में डाला है, यानी आप एक तरफ के लोगों को संतुष्ट करना चाहते हैं। अब ये एक तरफ क्या है? क्या तरुण खटीक सारे हिंदुओं का प्रतिनिधि है? क्या वो हिंदुओं की तरफ से तरुण खटीक के परिवार लड़ रहे थे? क्या जो दूसरा परिवार है जो इत्तेफाक से मुसलमान है वो सारे मुसलमानों का प्रतिनिधि है? और क्या ये हिंदुओं और मुसलमानों के बीच लड़ाई हो रही थी? इस सवाल पर हम लोगों को विचार करना चाहिए। और दूसरे कि क्या राज्य ने यह तय कर लिया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लड़ने की, इसलिए मैं तुम्हारा घर गिरा दूंगी? क्या राज्य ने यह तय किया? तो सबसे पहले जो सांप्रदायिक कार्रवाई हुई वो राज्य की तरफ से हुई, राज्य की मशीनरी की तरफ से हुई, जिसने घर गिराया। और उसने एक सिग्नल दिया, जो सिग्नल भारतवर्ष में दुर्भाग्य से
जो राज्य की मशीनरी है वो जगह जगह देती रही है। जैसे मुझे याद है कि और अब की ये तो सैकड़ों घटनाएं बुलडोजिंग की हैं, उन कितने को गिनाया जाए। लेकिन मुझे मध्य प्रदेश के डिंडोरी नाम की एक जगह में एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का ट्वीट याद है, जिन्होंने बहुत शान से ट्वीट किया कि ये फ़लाँ मुसलमान लड़का और उसने एक हिंदू लड़की से शादी कर ली, मैंने उसका घर गिरा दिया और उसकी दुकान गिरा दी। उन्होंने ट्वीट किया, जबकि वो शादी जायज़ शादी थी, हाई कोर्ट ने उसको प्रोटेक्शन दिया था, लेकिन डीएम ने शान से ट्वीट किया कि मैंने घर गिरा दिया। तो ये कम्युनल एक्शन, ये स्टेट का कम्युनल एक्शन है। अपूर्वा जी, मैं 2 दिन पहले वहाँ गई थी उत्तम नगर, और मैंने दोनों तरफ के लोगों से बातचीत की। आप यकीन जानिए कि ये बहुत एक अपने आप में एक सोशियोलॉजिकल स्टडी होगा कि देश की राजधानी दिल्ली में, जो इतना बड़ा शहर है कि दुनिया के कई देश उस शहर से छोटे हैं, वहाँ पर किस तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मुझे ऐसा लगा जब मैं वहाँ पहुँची कि कुछ ही युद्ध क्षेत्र में मैं आ गई हूँ, जितनी बैरिकेडिंग है। आप समझिए कि ऑन कैमरा तो दूर की बात है, ऑफ द कैमरा भी उनके परिवार के किसी लोगों से मिलने की इजाज़त नहीं, उस घर तक आप पहुँच नहीं सकते, उसकी कोई तस्वीर नहीं ले सकते, लेकिन पत्रकार नहीं ले सकते। लेकिन वहाँ पर जो भगवा संगठन है, उन्हें वहाँ पर रैलियाँ और मार्च और धरना करने की इजाज़त है। जिस बैरिकेड से गुजरकर आप नहीं जा सकते, मैं नहीं जा सकती, उसमें इस देश के तमाम भगवा गुंडों को जाने की इजाज़त है कि वो जा सकते हैं। तो जिस सांप्रदायिक नीति का आप जिक्र कर रहे हैं वो वहाँ पर साफ तौर पर दिख रही है। मैं ये समझना चाहती हूँ कि जब वो पोस्टर लगा रहे हैं वो लोग, और जो मुसलमान परेशान हो रहे हैं, इसमें अब कौन क्या कर सकता है? राज्य कर सकता है, अदालत कर सकती है, पुलिस कर सकती है। मुझे परसों मेरे कुछ मित्रों ने बतलाया, एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के लोगों ने, कि कुछ जगह से पुलिस ने पोस्टर फाड़े हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन पुलिस जो होने दे रही है वो यह है कि, और वो ये कह सकती है कि हम लोगों को अपनी भड़ास निकालने दे रहे हैं, लेकिन यह गलत है। आप वो भड़ास निकालना नहीं है, बल्कि वो हिंसा और घृणा का प्रचार है, और उसके असली मानी हैं। हिंसा तभी नहीं होती जब खून बहता है। आप अगर मेरे मुंह पर मुझे गाली दे रहे हैं, मुझे जान की धमकी दे रहे हैं, तो मेरे साथ कुछ होता है, मेरा कुछ होता है। इस बात यह, और सबसे आसान तरीका है इस पे सोचने का कि क्या यही अगर दूसरा पक्ष करता तो आप इसकी इजाज़त देते? कतई नहीं देते। सबसे आसान तरीका लोगों ने जांच करने का कहा है कि तुम खुद दूसरे के जूते में अपना पाँव डाल के देखो और सोचो कि क्या तुमको कैसा लगता। तो जब वह चीज़ मुनासिब नहीं है वहाँ, तो यहाँ कैसे मुनासिब है? तो जो रोक सकते हैं अदालत है। आज APCR अदालत गई है, अदालत ने सुनने का वादा किया है और अभी शायद सुनवाई होगी। उन्होंने लंच के बाद कहा था। तो हमें ये देखना है कि अदालत इसको अर्जेंट मानती है कि नहीं। हम जहाँ निराश हैं वो राज्य सरकार से निराश हैं, हम जहाँ निराश हैं वहाँ पुलिस से निराश हैं, क्योंकि पुलिस ने यह हिंसक प्रचार होने दिया है। पिछले 10 दिन हो गए शायद। जी हाँ, 10 दिन से ज़्यादा हो गए, क्योंकि 4 तारीख की ये घटना है और उसके बाद ये हुआ। तो ये लगातार हिंसक प्रचार चल रहा है। पुलिस ने इसका कोई इंतज़ाम नहीं किया। मुझे जो पता चला कि कुछ परिवार छोड़ के गए हैं वहाँ से। अब इसकी वजह ये बतलाई जा सकती है कि साहब ईद थी तो वो चले गए, लेकिन ये देखना चाहिए कि क्या ईद में हर साल वो घर चले जाते हैं, गांव चले जाते हैं? नहीं, मैंने उन परिवारों से बात की अपूर्वा जी, तो ये कोई शक की बात भी नहीं है। और मैंने बात की कई दिन पहले, जब तक ये पोस्टर्स नहीं लगे हुए थे, खून की होली की बातें नहीं हो रही थी, तब मुझे लोगों ने बताया कि उनकी बेटियाँ ईद पर अपने घर आती थी, उनको मना कर दिया गया है। जो बेटियाँ यहाँ से जाने वाली थीं उनको पहले भेज दिया गया है। लोगों ने रो रो के मुझे सामने कैमरे पर तमाम बातें कही हैं। तो फिर आपके पास सबूत है कि लोग दरअसल डर के मारे जा रहे हैं। और ये राज्य सरकार की असफलता है, ये पुलिस की असफलता है कि आपके निगरानी में लोग चैन महसूस नहीं कर रहे हैं। तो ये तो सबसे ज़्यादा शर्म की बात। और मैं तो आपसे एक बिल्कुल सीधा सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, ये भगवा संगठन, बजरंग दल और VHP और भी कोई और लोग हैं वहाँ पर, तो इसका मतलब राज्य सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है? क्या मुख्यमंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? गलत कह रहे हैं। वो उसमें शामिल है, हमें इस तरह से कहना चाहिए। ये बिना राज्य सरकार के शिरकत के और बिना पुलिस की शिरकत के मुमकिन नहीं है। तो इस्तीफा देने से बात अब आगे बढ़ चुकी है। उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए, लेकिन बर्खास्त कौन करेगा? क्योंकि वो अपने संवैधानिक कर्तव्य का निर्वाह करने में असफल रहे हैं, बल्कि उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या करते हैं? भारत के प्रधानमंत्री क्या करते हैं? तो
ये सारे लोग जो इनका संवैधानिक दायित्व है उसके ठीक खिलाफ काम कर रहे हैं। इनका दायित्व है बिना भेदभाव के आपको हर शहरी की हिफाजत की गारंटी करनी है। उस काम में ये सिर्फ असफल नहीं हुए हैं बल्कि उसके खिलाफ काम कर। लेकिन रेखा गुप्ता तो इस तरह के हेट स्पीचेस के लिए नहीं जानी जाती। मुझे याद नहीं है पिछली बार उन्होंने कब मुसलमानों के खिलाफ कोई बयान दिया था। उन्होंने ये होने दिया है, साइलेंट अप्रूवल है। अगर हो रहा है तो इसको मैं अप्रूवल के अलावा क्या मान सकता हूँ। वो कहेंगे दिल्ली पुलिस तो मेरे अंदर भी नहीं आती है, उनके अंडर काम नहीं करती दिल्ली पुलिस। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं, वो ये कह सकती हैं गृह मंत्री को, वो पुलिस को कह सकती हैं, वो बैठक कर सकती हैं कमिश्नर पुलिस के साथ, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ बैठक कर सकती हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर एक सिख हैं, एक अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर असफल हैं, उनकी बड़ी तारीफ़ें मैंने पढ़ी। शायद वो डिप्लोमेटिक करियर से आते हैं, उनकी पूरी तरबियत हुई होगी एक सेक्युलर इसमें, वो माइनॉरिटीज़ के डर को जानते हैं। उन्होंने कोई इंटरवेंशन नहीं किया है, अदालत ने कोई इंटरवेंशन नहीं किया। यहाँ सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, हाई कोर्ट बैठा हुआ है, उसके निर्देशों की खुलेआम धज्जी उड़ रही है। पहले घर बुलडोज हुआ, उसके बाद ये हेट स्पीचेस हो रही है जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट को अब तक सो मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए था, हाई कोर्ट को लेना चाहिए था, दोनों ने नहीं लिया है। सुप्रीम कोर्ट को इस पर सुप्रीम कोर्ट का खून खौल गया कि एक किताब में, एक चैप्टर स्कूली किताब में उसमें भ्रष्टाचार के बारे में था और पढ़ने की इजाज़त मैं उसकी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इससे कोई परेशानी नहीं है कि उसके नाक के नीचे इस देश के एक तबके को लगातार आतंकित किया जा रहा है, उसके निर्देश की धज्जी उड़ाई जा रही। सुप्रीम कोर्ट को अपने इकबाल की कोई चिंता नहीं है। अब आखिरी सवाल आपसे कि ये वही शहर है जहां अब से 5 साल पहले, 6 साल पहले दंगे हुए हैं और वो पैल्पेबल टेंशन, इतने सारे लोग ट्विटर पे कह रहे थे कि हम बिल्कुल वही महसूस कर रहे हैं। इत्तेफाक से वो बदकिस्मत मुस्लिम नामों वाले लोग थे जो कह रहे थे कि हमें वैसा ही खौफ लग रहा है जैसा दिल्ली दंगों से पहले, जो एक आबो हवा में एक जहर था और एक स्ट्रेस था, एक टेंशन थी, हम अपनी स्किन पर महसूस कर रहे हैं। तो ये वो शहर है जिसकी अब ये बदकिस्मत इतिहास 1984 से शुरू होकर 2020 और 2026 में अब आ गया है। क्या आप इतना ख़तरा देख रहे हैं या आपको लगता है कि ये टल जाएगा? मैं नहीं जानता, यह तो हिंसा करने वालों के इरादे पर है। अगर वो इतना ही चाहते हैं कि इतना करके रह जाएं, जिसकी इजाज़त उनको दी जा रही है, तो रह जाएंगे। क्या ये एक तरह का समझौता है कि यही करना है? मैं नहीं जानता, मेरे पास कोई इसका प्रमाण नहीं है। क्या यह उस दिन किसी हिंसा में परिणत हो जाएगा? ये भी हम नहीं कह सकते, जिसको पुलिस ये कह के टालेगी कि यह स्पॉन्टेनियस था। जैसे आपको 2020 का याद होगा, जो पहला बयान दिया था गृह मंत्री ने, उन्होंने दिया था कि जो हिंसा हुई वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, जिसका इम्प्लीकेशन ये था कि वो हिंसा दरअसल हिंदुत्ववादियों ने की है। उसके उन्होंने बाद में बदला अपना बयान और सब ने बदला, स्पॉन्टेनियस था। पुलिस के बहुत सारे उस वक्त की जो बातचीत थी लोगों के साथ, उसमें भी यह था कि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो क्या आप इसको एक बिलेटेड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहेंगे, जो तरुण की हत्या का स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, और फिर लेजिटिमाइज कर देंगे? लेकिन यह पूरी तैयारी हो रही है। मेरा कहना यह है कि मामला एक एक्चुअल फिजिकल ब्लड लेटिंग का नहीं है। उसके पहले जो हो रहा है वो पूरा वायलेंस है। उसके पहले जो हो रहा है वह यह है कि लोग पलायन कर रहे हैं, और यह राज्य सरकार की जो संवैधानिक ड्यूटी है, पुलिस की जो संवैधानिक ड्यूटी है, अदालत का जो काम है, वो उन तीनों का न सिर्फ नज़रअंदाज करना है, बल्कि एक तरह से इसमें कॉम्प्लिसिटी है। बहुत बहुत शुक्रिया अबुल जी आपका इस बातचीत के लिए। तो उम्मीद हम यही करते हैं, हम बातचीत ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि ख़तरे से आगाह करना, महसूस करते हुए ख़तरे को ना बताना, ये तो हमारी जिम्मेदारी है कि आपको बताना चाहिए, इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं। लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि अब से 48 घंटे बाद सब कुछ शांति से निपट जाए। और जैसे अबुल जी कह रहे हैं कि हो सकता है एक लिमिटेड इजाज़त दी है, ऐसा नहीं है कि वो इजाज़त ठीक है, लेकिन उम्मीद हम ये करते हैं कि ये सब कुछ हिंसा में तब्दील ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।